मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSJ गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर, राजस्थान। नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री पार्ट 11 कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो केमिस्ट्री की श्रृंखला में इससे पूर्व हम 10 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें स्टीरियो केमिस्ट्री की विभिन्न बिंदुओं पर हमने डिटेल में डिस्कस किया। आज हम इस वीडियो में कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म यानी कि संरूपीय समभाव्यता के बारे में बात करेंगे। संरूपीय समभाव्यता में वे समावयवी आते हैं जो सामान्य ताप पर एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं और सामान्य परिस्थितियों में इनके अस्तित्व का भी पता नहीं चलता। लेकिन निम्न ताप पर जब एक समावयवी को दूसरे में परिवर्तित होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा ना मिले, तब इनके अस्तित्व का पता चलता है। इस प्रकार के समावयवियों को संरूप कहते हैं। ये एकल बंध के मुक्त घूर्णन यानी कि फ्री रोटेशन के कारण बनते हैं। अतः इन्हें घूर्णन समावयवी या रोटेशनल आइसोमेरिज्म और इस पूरी परिघटना को चक्रण या घूर्णन समभाव्यता या रोटेशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। It may be noted that rotation around a carbon-carbon sigma bond is not completely free. It is in fact hindered by an energy barrier of 1 to 20 kilojoule mole inverse in different bonds. There is a possibility of weak repulsive interactions between the bonds or electron pairs of the bonds on adjacent carbon atom. Such type of repulsive interaction is known as torsional strain. यहाँ हमें जानना जरूरी है कि कन्फॉर्मेशनल और कन्फिगरेशनल प्रक्रिया में क्या अंतर है। द टर्म conformation should not be confused with the configuration, which relates to those spatial arrangement of the atoms of a molecule that can be changed only by the breaking and making of bonds, whereas the spatial arrangements in conformation are changed simply by rotation about a single bond. Representation of conformation. कन्फॉर्मेशन को दो सिंपल वेज के माध्यम से हम ज्ञात करते हैं, सोर्स रिप्रेजेंटेशन और न्यूमैन प्रोजेक्शन। सोर्स रिप्रेजेंटेशन में इन दिस projection the molecule is
viewed along the axis of the model from an oblique angle. The central carbon-carbon bond is drawn as a straight line, slightly tilted to right for the sake of clarity. The front carbon is shown as the lower left hand carbon and the rear carbon is shown as the upper right hand carbon. The three bonds around each carbon atom, like CH in ethane or CC in higher alkane, are shown by three lines. Newman projection. This is a simple method to represent the conformation. In this method, the molecule is viewed from the front along the carbon-carbon bond axis. The two carbon atoms forming the S bond are represented by two circles, one behind the other, so that only the front carbon is seen. The front carbon atom is shown by a point, whereas the carbon further from the edge is represented by the circle. Therefore, the CH bonds of the front carbon are depicted from the center of the circle, while CH bond of the back carbon are shown from circumference of the circle at angle of 120 degree to each other. It is represented in this figure. इन रिप्रेजेंटेशन के आधार पर हम आसानी से कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस कर सकते हैं एथेन, ब्यूटेन और इसी तरह साइक्लोहेक्सेन और अन्य संरचनाओं की। जैसे एथेन के बारे में अगर हम इसका विश्लेषण करें तो एथेन यानी C2H6 में दो कार्बन परमाणु परस्पर सिग्मा बंध द्वारा जुड़े रहते हैं और प्रत्येक कार्बन पर 3-3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए रहते हैं। दूसरे शब्द में कहें तो हम कह सकते हैं कि दो मैथिल यानी कि CH3 समूह परस्पर कार्बन कार्बन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। यदि इस अणु के कार्बन कार्बन अक्ष से एक मैथिल समूह को स्थिर करके दूसरे मैथिल समूह को घुमाना प्रारंभ करें तो अनेक संरूपण संभव होंगे, जिनमें दो प्रकार के एक्सट्रीम संरूपण होंगे जिन्हें हम एक्लिप्स्ड व स्ट्रेचर्ड संरूपण कहते हैं। ये संरूपण क्रमशः अधिकतम व न्यूनतम ऊर्जा स्तर वाले होते हैं। ग्रसित संरूपण में एक कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणुओं के सामने इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं मानो इन्होंने एक दूसरे को ढक लिया हो, ग्रसित कर लिया हो। ऐसी स्थिति में CH के बंध इलेक्ट्रॉनों पर परस्पर अति निकट होने के कारण प्रतिकर्षण होता है और अणु की ऊर्जा अधिकतम हो जाती है। इसके विपरीत जो अंतरित संरूपण है यानी कि स्ट्रेचर्ड संरूपण में दोनों कार्बन परमाणुओं से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु परस्पर अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं, जिससे CH बंध इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है। अतः यह न्यूनतम ऊर्जा वाली सबसे अधिक स्थायी व्यवस्था होती है। एथेन के दोनों संरूपणों का
हम देखें तो जो न्यूनतम ऊर्जा वाला होता है वो अंतरिक्ष संरूपण होता है और अधिकतम ऊर्जा वाला ग्रसित संरूपण होता है। जो हम स्ट्रक्चर में आसानी से देख पा रहे हैं यहाँ पे, यानी कि जो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर है वो स्टैगर्ड संरूपण, और जहाँ निकटतम दूरी पर हैं वो एक्लिप्स, यानी कि एक दूसरे को ढके हुआ रहता है। इन दोनों रूपों में ऊर्जा का अंतर 3 किलो कैलोरी प्रति मोल है। अतः सामान्य ताप पर ये रूप इतनी तेजी से एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं कि भिन्न भिन्न इनका स्थिति ही प्रदर्शित नहीं होता, किंतु बहुत कम ताप पर जब इन्हें परिवर्तन के लिए पर्याप्त ऊर्जा लेने में कठिनाई हो तब इनके भिन्न भिन्न अस्तित्व ज्ञात होते हैं। भले ही कम हो किंतु दोनों रूपों में ऊर्जा का अंतर तो है ही। अतः सामान्य परिस्थितियों में एथेन न्यूनतम ऊर्जा स्तर वाले अंतरिक्ष यानी कि स्टैगर्ड संरूपण में ही अधिक समय तक रहती है। कन्फॉर्मेशन एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन। जैसा कि हमने अभी एथेन के बारे में पढ़ा कि एथेन में 2 प्रकार के ही एक्सट्रीम कन्फॉर्मेशन होते हैं। एक तो ग्रसित, जब दोनों कार्बन परमाणुओं के हाइड्रोजन एक दूसरे के आमने सामने हो, और जो अंतरिक्ष संरूपण है, संरूपी व्यवस्था है, जब एक कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु दूसरे कार्बन के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य बिंदुओं पर स्थित हों। चूंकि समस्त हाइड्रोजन परमाणु एक जैसे हैं, अतः प्रत्येक 120 डिग्री के बंध कोण के बाद वही सामान्य विन्यास प्राप्त होता है जैसा कि हमें पहले प्राप्त हुआ था। लेकिन एन ब्यूटेन में स्थिति थोड़ी अलग है। इसमें कार्बन के दोनों कार्बन परमाणुओं पर 2-2 हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे परमाणु व एक मैथिल समूह जुड़ा हुआ रहता है, जैसा कि हम संरचना में देख पा रहे हैं। अतः ब्यूटेन के 4 प्रकार के संरूपण बनते हैं अगर देखा जाए तो। जिनमें ये 6 व्यवस्थाएं बनती हैं, यानी कि अंतरिक्ष ग्रसित गॉस, पूर्ण ग्रसित गॉस। पहली संरचना जैसे अगर हम बात करें, जैसे संरचना हम बात करें तो पहली संरचना है अपने एंटी और ट्रांस कन्फॉर्मेशन, और अन्य संरचनाएं भी इसी तरह चेंज होती रहती है। जैसे कन्फॉर्मेशन सेकेंड और जो 6 संरचना है वो एक्लिप्स संरचना है, और 3rd and 5th संरचना गॉचे एंड स्क्यू है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये संरचनाएं 60 डिग्री के एंगल पर मूवमेंट करते हुए प्राप्त होती हैं। जैसे जो पूर्ण ग्रसित संरचना है, इस रूप में दोनों कार्बन परमाणुओं के मेथिल समूह आमने सामने होते हैं, अतः इनमें प्रतिकर्षण अधिकतम होता है। इस कारण इस रूप की उच्चतम ऊर्जा व न्यूनतम स्थायित्व होता है। गॉस रूप में, इस रूप में एक कार्बन का मैथिल समूह दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु और मैथिल समूह के मध्य होता है। यह एक प्रकार की अंतरिक्ष संरूपणी है, लेकिन दोनों मैथिल समूहों के मध्य की दूरी कम है, अतः अंतरिक्ष संरूपण की तुलना में यह उच्चतम ऊर्जा स्तर पर ही होता है। ग्रसित संरूपण यानी कि एक्लिप्स्ड फॉर्म, इस रूप में एक कार्बन का मैथिल समूह दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु के सामने होता है। हालांकि रूप तो ग्रसित है, अतः उच्च ऊर्जा स्तर पर होता है, लेकिन दोनों मैथिल समूहों के मध्य पूर्ण ग्रसित रूप की तुलना में अधिक दूरी रहती है।
अतः इनका ऊर्जा स्तर पूर्ण ग्रसित संरूपण की तुलना में नीचे होता है। और स्टैगर्ड फॉर्म यह निम्नतम ऊर्जा वाला सबसे अधिक स्थायी रूप है, जिसमें दोनों मैथिल समूह एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित हैं, यानी कि एक कार्बन का मैथिल समूह दूसरे कार्बन के दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य स्थित होता है। अतः यह न्यूनतम प्रतिकर्षण पर है, फलस्वरूप इनकी ऊर्जा न्यूनतम होती है और स्थायित्व अधिकतम होता है। जैसे यहाँ अगर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें तो एंटी सबसे स्टेबल, स्क्यू और गाउचे उससे कम, एक्लिप्स्ड उससे कम और फुली एक्लिप्स्ड सबसे कम स्टेबिलिटी की संरचनाएं होती हैं। धन्यवाद।